है गवर्नमेंट टू रेगुलेट फेसबुक एंड ओटीटी। ओटीटी क्या होता है? ओटीटी होता है, क्या होता है? ओवर द टॉप। आजकल ये नए तरीके का चैनल आना शुरू हो गया ना। पहले हम लोगों के पास केबल टीवी होता था, तो केबल टीवी के ऊपर हम लोग चैनल चेंज करते थे। अब हमारे पास एक टीवी है कंप्यूटर के ऊपर, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उसके अंदर चैनल्स चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास अमेजॉन प्राइम है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं आपके? ये सारे आपके आते हैं ओटीटी में, ओवर द टॉप। और फेसबुक को हम लोग क्या बोलते हैं? फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये होगी सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अभी पिछले कुछ टाइम में जैसे कि हमारे देश में माहौल चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी फेसबुक वगैरह के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। चल रही है वीडियो तो सेव किस तरह होगी? नवदीप रिकॉर्ड तो चल रही है। अरे रिकॉर्ड बाद में कर लेना, पहले सुन लो। कहाँ बात कर रहे थे हम? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली के अंदर लास्ट ईयर रॉयट्स हुए थे। ठीक है, रॉयट्स के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे और डिस्टरबेंस हुआ था। तो ऐसे के अंदर दिल्ली की जो सरकार है उसने एक कमिटी बनाई थी, और जो फेसबुक का जो हेड है इंडिया का, उसको बुलाया। क्यों बुलाया उन्होंने? क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर फेसबुक ने अच्छे तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम किया होता तो दिल्ली के अंदर वैसे रॉयट्स ना होते। तो इस वजह से उन्होंने उसको बुलाया। लेकिन जो भी उनका मैटर चल रहा है, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन इश्यू बिल्कुल साफ है कि आजकल फेसबुक और गूगल जो है, इनके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, जिसकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं। या जो चीज पब्लिक के अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई पिक्चर, ठीक है, किसी को आप डिफेम करना चाहते हो, सरकार के बारे में गलत धारणा, झूठ फैलाना चाहते हो, तो उन सब के लिए आजकल बहुत आसान सा तरीका हो गया फेसबुक, गूगल। और दूसरी तरफ है ओटीटी, ओवर द टॉप। कोई भी कंटेंट आप दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। आपने कुछ टाइम में देखा होगा कि जो जो मूवीज बन रही हैं, वो मूवीज सही नहीं बनती हैं, मतलब उसमें गलत भाषा का यूसेज होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो बैकग्राउंड क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं अब्यूज हो रहा है। ठीक है, फेसबुक, गूगल बनाया गया था हमारे फायदे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अब्यूज हो रहा है, पैसे के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। इस तरीके से हम लोग किसी का डिफेमेशन कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत लिख रहे हैं, किसी की गलत फोटोज डाल रहे हैं, किसी के मीम्स बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। जैसे कि दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया कि रॉयट्स टुक प्लेस बिकॉज फेसबुक के ऊपर गलत तरीके के मैसेजेस डाले गए, जिसकी वजह से रॉयट्स हो गए दिल्ली के अंदर। तो सिक्योरिटी का एक कंसर्न हो जाता है, ऑब्ससीनिटी का एक कंसर्न हो जाता है। किसी भी तरीके के वीडियोस किसी भी प्लेटफॉर्म पर शो किए जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए। तो अब हमारे घर में जैसे हैं, मतलब किसी के भी घर में क्या है, बच्चे हैं, वो भी उसको क्लिक कर सकते हैं। जो यूट्यूब है और जो ये ओवर द प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, बच्चे भी इसको क्लिक कर सकते हैं, आपको तो कुछ भी खुल सकता है। तो फिर उसके बाद प्राइवेसी का एक कंसर्न रहता है, आपकी प्राइवेट लाइफ लोगों के सामने आती है। फेसबुक जो है, अगर आपकी प्राइवेसी का हनन करना चाहे, आपका डेटा बेचना चाहे, तो वो ऐसा कर सकता है। फिर मैटर आता है सेडिशन का। सेडिशन का मतलब है कि आप सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का सकते हो। ठीक है ना, वॉर, मतलब वॉर क्रिएट हो सकती है सरकार के खिलाफ, और लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, वो पिछले कुछ टाइम में देखी गई हैं फेसबुक, ओटीटी, इनके माध्यम से, इनके तरीके से। अब असली मुद्दे पर आए अगर हम बात करें, तो बात यह है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा कानून बना हुआ है, जो इन चीजों को रेगुलेट करता है, वो कौन सा बना हुआ है? वो है आईटी एक्ट। अब ये चीजें ना आपको लिखनी चाहिए, आईटी एक्ट 2000।
ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, ये हमारे देश में बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक सेक्शन 79 है, 2000 में बना था तो आईटी एक्ट 2000 कहलाएगा। सेक्शन 79 है, वो सेक्शन 79 क्या कहता है कि जो इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी वो एब्सॉल्व्ड है, उसकी कोई गलती नहीं है अगर उसके ऊपर कुछ पोस्ट कंटेंट जो है वो डाला जाता है। गलती किस व्यक्ति की है? उस व्यक्ति की है जिसने उसको डाला है। अब यहाँ पर इंटरमीडियरी कौन है? इंटरमीडियरी है यहाँ पर फेसबुक, ठीक है ना, इंटरमीडियरी है यहाँ पर गूगल, व्हाट्सएप। यानी कि अगर आप फेसबुक या गूगल के ऊपर किसी प्रकार का कोई कंटेंट डालते हो तो इंटरमीडियरी जो है यानी कि फेसबुक गूगल जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है और उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फेसबुक और गूगल जो थी ये बिल्कुल मस्त बैठी हुई थी, इनका कोई मतलब समाज के प्रति ये इररिस्पॉन्सिबली बैठी हुई थी कि हाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग इंटरमीडियरी हैं, हम लोग सेक्शन 79 के तहत हमारे को इम्यूनिटी मिला हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कोड, सॉरी इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? इंटरमीडियरी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। क्या कर दिया इन्होंने? इंटरमीडियरी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी और ये कहा कि अब आपको वो इम्यूनिटी, वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जो आपको सेक्शन 79 ऑफ 2000 आईटी एक्ट 2000 के अंदर मिलता था। ठीक है, अब इन्होंने इनके लिए क्या कहा है कि आपको ना ड्यू डिलीजेंस रखना होगा। ड्यू डिलीजेंस का क्या मतलब है कि आपको नजर गड़ाकर रखनी है, आपको डिलीजेंस होना है, आपको डिलीजेंट होना है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई बंदा गलत बात तो नहीं लिख रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये जो है नए कानून के अंदर अब फेसबुक और गूगल को बोल दिया गया है। अब इसमें इन्होंने एक जीआरएम का मैकेनिज्म जो है वो भी डाला है। व्हाट इज मेंट बाय जीआरएम मैकेनिज्म? ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवांस, किसी की कोई तकलीफ है तो उसके लिए, तो मान लीजिए आपकी तकलीफ ये है कि कोई गलत वीडियो आपके बारे में पोस्ट कर दिया गया या आपकी कोई गलत फोटो पोस्ट कर दी गई, तो आप जीआरएम में जा सकते हैं। हर कंपनी को अपना एक जीआरएम ऑफिसर रखना होगा। आपकी कंप्लेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर एक्नॉलेज किया जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है ना, 24 घंटे में आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी और 15 दिन में उसको रिजॉल्व किया जाएगा। हैकिंग भी हो जाती है, अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो भी आपकी कंप्लेंट्स इस दायरे के अंदर आती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर कोई विमेन इन्वॉल्व है तो फिर ये गाइडलाइंस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, और आपको डेफिनेटली ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई पोस्ट जो है उसको डिलीट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई सोशल मीडिया के तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी आपको पता है ना टेलीग्राम भी आ गया है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ठीक है ना, सिग्नल है। तो ये सारे के सारे जो है, अभी एक नया चल रहा है कू। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो सोशल मीडिया के वो हैं, साइट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग ना इनको सेग्रीगेट करेंगे। जो तो छोटे सोशल मीडिया के इंटरमीडियरीज हैं उनको हम अलग रखेंगे और जो बड़े वाले हैं उनको अलग रखेंगे। तो उन्होंने इनके यूजर्स के हिसाब से इसको ऑल्टर किया है और एक टर्म निकाली है, सिग्निफिकेंट सोशल
मीडिया इंटरमीडियरीज, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जिनको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं SSMIs। ये कौन से हैं? ये बड़े वाले हैं, जो बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं ना, बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फेसबुक है, जैसे व्हाट्सएप है। तो ये उनके बारे में है, ये गाइडलाइंस किनके बारे में? उनके बारे में। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको ADR रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इनको? ADR। ADR क्या होता है? एडिशनल डिलीजेंस रिक्वायरमेंट, एडिशनल डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स इनको रखनी पड़ेंगी, राइट। तो जैसे कि फेसबुक है, ठीक है, तो ऐसा है। और उसके अंदर इन्होंने रख दिया है कि भाई क्या है कि आपको हर महीने के कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी, ठीक है, ये करना होगा, वो करना होगा, ठीक है, सेफ्टी और सर ये एडिशनल डिलीजेंस रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? मतलब एडिशनल डिलीजेंस रिक्वायरमेंट का मीनिंग ये है कि अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था कि आपको ड्यू डिलीजेंस रखना है, आपको ध्यान रखना है, और इनको कहा गया है कि आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इनको कहा गया है कि आपको ज्यादा ध्यान रखना है। मैं उसके टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, ठीक है ना, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा और हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी भी ना हो। जैसे इनको ये बोला गया है कि आपको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा, आपको एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन रखना पड़ेगा, आपको एक रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर रखना पड़ेगा, और आपको मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसकी हेल्प कर सको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एडिशनल डिलीजेंस रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि किसी प्रकार की भारत की जो प्रभुसत्ता है, जैसे भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी है, उसके अगेंस्ट कोई पोस्ट होता है, वीडियो होता है, आपने उसका ध्यान रखना है। डिफेंस के अगेंस्ट ऐसा कोई पोस्ट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई पोस्ट नहीं होना चाहिए, डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्सीनिटी, गलत तरीके का गंदा वीडियो नहीं होना चाहिए, पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, एथिकली ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग को या जुए की प्रैक्टिस को, गैम्बलिंग को आप प्रमोट करें अपने फेसबुक और व्हाट्सएप साइट्स के ऊपर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखनी है कि कहीं ये प्रॉब्लम्स आपके चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ये ना हो, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको रोके, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस जो हैं गवर्नमेंट ने किसके बारे में रखे? FB के बारे में, और गूगल के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, इनके बारे में, ठीक है। बात समझ आया? और अगर इंटरमीडियरी की गलती पाई जाती है तो फिर उसके ऊपर पीनल प्रोविजंस हो सकते हैं, उसको जुर्माना भी हो सकता है, राइट, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा? OTT। कि OTT के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रोविजंस OTT के लिए डाला है वो है एज बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो भी कंटेंट आप डालते हो, ठीक है ना, जो भी कंटेंट आप Amazon प्राइम पे या सोनी लिव पे या नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसको आपने डिवाइड करना है कितनी कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? सबसे पहली है U यानी यूनिवर्सल, दूसरी है U/A 7+, दैट इज वो सब लोग जो 7 साल से ऊपर के हैं वो उसको देख सकते हैं। फिर है U/A 13+, 13 साल से ऊपर के लोग इसको देख सकते हैं। U/A 16+, 16 साल से ऊपर के लोग इसको देख सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी है A एडल्ट, कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है। तो इस तरह की 5 क्लासिफिकेशंस उन्होंने की है, और उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो भी आप सीरियल या जो भी आप कंटेंट OTT पर डालते हो तो वो इनके हिसाब से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने किसकी बात की है? पेरेंटल लॉक की। घर में जो पेरेंट्स हैं वो लॉक कर सकते हैं कंटेंट, कौन सा कंटेंट? जो 13+ हो। 13+ कंटेंट को, यानी ये जो U है और U/A 7+ है, ये नहीं,
जो 13+ के ये तीनों कंटेंट हैं ये आप लॉक भी कर सकते हो, ठीक है ना, दिस कैन बी लॉक्ड एज वेल। और फिर उसके बाद और क्या है कि जो ए कैटेगरी का मटेरियल है उसको देखने के लिए आपको एज वेरिफिकेशन रखना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एज वेरिफिकेशन सिस्टम, कि आप एज वेरीफाई कर सको बच्चे की, ठीक है, या उसकी, तो ये सिस्टम जो है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल, यहाँ पर भी है। ग्रीवियंस रिड्रेसल FB गूगल पर भी था और ग्रीवियंस रिड्रेसल OTT पर भी है। मान लीजिए आपको कोई कंटेंट से प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये कंटेंट सही नहीं है, तो इस कंटेंट को हट जाना चाहिए, तो सबसे पहली आप अपील करेंगे उस OTT को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेटफ्लिक्स है, तो सबसे पहली अपील जाएगी आपकी नेटफ्लिक्स को, ठीक है। अगर नेटफ्लिक्स ने 15 दिन के अंदर रेजोल्यूशन नहीं दिया, तो दूसरी कंप्लेंट आप करेंगे ये जितने भी OTT हैं ये अपना एक अलग से सेल्फ मैकेनिज्म बनाएंगे, जिसके अंदर ये किसी ना किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या किसी और बंदे को, किसी अच्छे बंदे को उसका अध्यक्ष बनाएंगे। तो आपकी अगली अपील होगी इनकी इस एजेंसी के पास। अगर ये भी आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आप किसके पास जा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और ये आपका कंटेंट जो है, ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये सुनेंगे। और अगर मैटर कोई इमरजेंसी वाला है या कोई सीरियस है, तो आप डायरेक्टली भी इनके पास जा सकते हो, ये उस कंटेंट को रिमूव करवा देंगे। ये क्या करेंगे, उस कंटेंट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस किसके बारे में आई, ये गाइडलाइंस आई OTT के बारे में, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन हम लोगों के लिए पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी इन ब्रॉडकास्टिंग वाला क्या बोला है सर, एक बार रिपीट करो। ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये वो मिनिस्ट्री है जो आपके टीवी के कंटेंट को या आपकी मीडिया के कंटेंट को थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश करती है, देखने की कोशिश करती है कि सब चीजें सही चल रही हैं या नहीं, ठीक है। ये वो वाली मिनिस्ट्री है, राइट। ओके सर। तो अब इन चीजों के अंदर इफेक्ट क्या है, प्लीज टेल द फुल फॉर्म ऑफ GRM। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। ग्रीवेंस क्या होता है, आपकी कोई तकलीफ हो, देखो एक होते हैं कंप्लेंट, कंप्लेंट होती है शिकायत, शिकायत में आप किसी के अगेंस्ट बोलते हो कि भाई इसने ये गलत कर दिया। ग्रीवेंस होती है कि आपकी कोई तकलीफ है, मतलब किसी से शिकायत नहीं है, आपकी एक तकलीफ है, आप उस तकलीफ को बता रहे हो ताकि उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकल सके, वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि गवर्नमेंट redressal means, what is the meaning of redressal? रिड्रेसल का मतलब है कि आपकी ग्रीवांस को दूर करना, उसको रिड्रेस करना, उसको ठीक करना, मैकेनिज्म, ठीक है ना, उसको ग्रीवांस को रिड्रेस करने का मैकेनिज्म, उसका तरीका ये है, ठीक है। अब इस सारी चीजों में इश्यूज क्या हैं, इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ने रूल्स तो बना दिए, इन रूल्स के माध्यम से वो फेसबुक और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ ना हो और वो ये चाहती हो कि जो भी उसके अगेंस्ट कोई बात कर रहा है उन सबको वो जेल में डाल दे या वो सारा कंटेंट को ब्लॉक कर दे, तो ये चीज गलत है। मतलब कि जैसे कोई आपका कोई जेन्युइन कंसर्न है, आपने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर एक अपना वीडियो बनाया कि भाई सरकार मेरे साथ ये गलत कर रही है, और सरकार को ये बात चुभ गई और सरकार वो वीडियो हटवा दे, एक तो वो वीडियो हटवा दे और दूसरा आपके खिलाफ कोई एक्शन ले, और जब एक्शन ले तो वो जब कोई और बताने की कोशिश करे कि देखो गलत एक्शन हुआ है, सरकार वो वीडियो भी हटा दे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और गवर्नमेंट के फेवर के ऊपर कोई वीडियो अगर झूठा है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गवर्नमेंट उसको तो प्रमोट करे, उसके बारे में तो गवर्नमेंट कुछ ना करे, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई वीडियो है, गवर्नमेंट ऐसे वीडियोस को प्रमोट होने से एकदम रोक दे, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच को गवर्नमेंट कर्ब करने की कोशिश कर रही है,
ठीक है ना, आप अपनी आजादी से कुछ भी बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट जो है उसको रोक रही है। नो कंसल्टेशन, क्या इन कानूनों को बनाने से पहले गवर्नमेंट ने जनता से या इन कंपनियों से कुछ विचार किया था, इनसे डिस्कस किया था कि हम ऐसे रूल्स बनाने जा रहे हैं, क्या हम ये रूल्स बना लें, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या हम मिलकर इस तरीके से आपको रेगुलेट कर सकते हैं? तो इस तरह का कोई भी रूल्स, कोई भी कंसल्टेशन जो है फेसबुक और ओटीटी से नहीं किया गया था। फिर उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज है। डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कुछ भी ज्यादा कहा नहीं गया है। फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो हमारा डेटा चोरी करते हैं और अपने लिए यूज करते हैं, तो उसका प्रोटेक्शन जो है वो भी एक बड़ा मैटर है जो इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद ये जो इंटरनेट है ये बनाया इसलिए गया था ताकि मॉडर्न मैन आजाद है, और अब कोशिश क्या की जा रही है इसको रिस्ट्रिक्ट करने की। अब कोशिश क्या की जा रही है कि इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ मैटर्स बड़े हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद ये रेगुलेशंस जो हैं ये इंटेंशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, रादर देन कि इसको बनाया कैसे गया है या इसमें रूल्स क्या क्या हैं। ये इस बात के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है कि सरकार किस मंशा से कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहेगी। ठीक है, ये पॉइंट है। कोई डाउट किसी को इस टॉपिक पे? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज है IMA स्लैम्स वर्धन। अब वर्धन कौन है? हु इज वर्धन? वर्धन है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम है यहाँ। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको फोटो दिख रही है? ये जो फोटो है यही कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने मतलब बाबा रामदेव के की एक मीटिंग थी, उसके अंदर वो गए और पब्लिकली उन्होंने कहा कि जो पतंजलि की कोरोना की वैक्सीन दवाई है जिसका नाम क्या है, कोरोनिल। पतंजलि की जो कोरोना की वैक्सीन निकल रहा है मुंह से, वैक्सीन नहीं, जो दवाई है, जो मेडिसिन है जिसका नाम है कोरोनिल, उनका ये कहना है कि ये फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है फॉर कोरोना, फॉर कोविड। तो इस पे जो है IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये भड़क गया और उसने कहा कि देखो जी, बाकी मिनिस्टर को तो छोड़ो, एक तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं और दूसरा आप डॉक्टर हैं और तीसरा आप देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। क्या आपको ये शोभा देता है कि आप ऐसी अनसाइंटिफिक दवाई जो है उसका इस तरीके से प्रचार करें? ठीक है, ये जो भी प्रचार आपने किया है ये अनसब्सटेंशिएटेड है। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब कि अगर आप इस कोरोनिल दवाई की लैब में टेस्ट करेंगे तो जो बातें आप कह रहे हो वो बिल्कुल झूठ साबित होंगी। ये टेस्टेड है ही नहीं, इसका टेस्ट रिजल्ट ये बताता ही नहीं है कि ये कोरोना का इलाज कर सकती है। ये दवाई कैपेबल है ही नहीं, इस दवाई को WHO की मान्यता ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि कोरोना की अगर कोई सबसे पहली दवाई है तो वो बाबा रामदेव जी ने बना दी है। तो इस बात के ऊपर पूरा का पूरा मैटर हुआ था कि आपका जो कहना है वो पूरे तरीके से अनएथिकल है। एक किसी कंपनी के प्राइवेट इंटरेस्ट्स को आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो और अपनी पोजीशन का एक तरह से मिसयूज हो रहा है, क्योंकि आप देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे और इस तरह की जो दवाइयां हैं जो कोरोना के हिसाब से बिल्कुल भी कारगर नहीं है, कोरोना के अगेंस्ट कारगर नहीं है, उस तरह की दवाइयां लोग जो है यूज करेंगे तो उससे उनकी सेहत खराब हो सकती है और देश में एक अनसाइंटिफिक माहौल जो है वो पैदा हो सकता है। तो ये कहा था IMA ने हेल्थ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सा हो गया था। ओके, कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट हमारे पास है ये न्यूज, थोड़ी सी पॉलिटिकल है लेकिन हमें इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। फॉल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूटी। कौन सी यूटी? पुडुचेरी। देखो, भारत में
जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें पुडुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर सरकार बनती है, यानी कि गवर्नमेंट बनती है जैसे किसी स्टेट में बनती है, ठीक है ना। यानी कि वहां पर एमएलएज होते हैं और वहां पर सीएम भी होता है। दिल्ली में भी यही है, ठीक है ना। अभी आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी यही होगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि डिस्पाइट हैविंग डिस्पाइट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, वहां पर एमएलएज भी होंगे और चीफ मिनिस्टर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो रिसेंटली क्या हुआ था कि वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी और वो फॉल कर गई, वो गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट के कुछ एमएलएज ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्यों कर दिया? ये कहा जाता है कि उनको बीजेपी ने अपनी तरफ मिला लिया, उनको अपनी तरफ शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये पहला मैटर नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, येट अनदर कांग्रेस गवर्नमेंट फेल्स। पिछले 1.5 साल के अंदर, पिछले 1.5 साल के अंदर 3 बार ऐसा अटेम्प्ट हो चुका है, 3 बार ऐसी सरकारें जो हैं देश में गिर चुकी हैं। कहाँ कहाँ पर? पहला गिरी थी कर्नाटक में। कर्नाटक के अंदर कुछ साल पहले चुनाव हुआ था, जिसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी बनी थी, लेकिन गठबंधन बना था जेडीएस और कांग्रेस के बीच में। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि जेडीएस कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस्तीफे देने लग गए, भाजपा में शामिल होने लग गए, जिससे कर्नाटक की सरकार गिर गई। यही हाल हुआ थोड़े थोड़े महीने बाद मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर भी ज्योतिराज सिंधिया के नेतृत्व में कई विधायक जो हैं इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है। वहां पर भी सरकार गिर गई कांग्रेस की। और तीसरा केस आता है ये पुडुचेरी का। यहाँ पर भी ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने खरीद फरोख्त की है, हॉर्स ट्रेडिंग की है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है एमएलए को खरीदना या बेचना। तो वो इस तरह की जो गतिविधि थी उसके अंदर वो उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। ऐसे ही उन्होंने एक एक्शन राजस्थान में भी लिया था, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है वो अपने आप को बचा पाई थी। अशोक गहलोत ने अपने आप को, अपनी कुर्सी को बचा लिया था। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में ये जो ट्रेंड चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है। ये क्या है? ये अनडेमोक्रेटिक है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल के अगेंस्ट है, फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है, और इस तरह की प्रैक्टिसेस को बंद करना चाहिए, ठीक है ना। जब बीजेपी शुरुआत में आई थी 2014 में, तो उन्होंने शुरुआत के 2-1 साल के अंदर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर सरकारें गिराने की कोशिश की थी। आर्टिकल 356 लगाया था, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप अपना रूल, सेंटर अपना रूल जो है वो स्थापित कर सकती है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई थी और उसने ये दोनों जगह पर आर्टिकल 356 को कैंसिल कर दिया था, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट की बड़ी बेइज्जती हुई थी। लेकिन उसके बाद से जो ट्रेंड है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हॉर्स ट्रेडिंग का क्या मतलब कि बीजेपी जो है या कांग्रेस जो है वो किसी दूसरी पार्टी के जो विधायक हैं उनको खरीदना या बेचना शुरू कर देती है। मतलब उनको खरीदना शुरू कर देती है, उनको कहती है कि आप अपनी पार्टी से या अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दो, हम आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे, ठीक है, अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो है अराइज होनी शुरू हो जाती हैं इन तरह के मैटर्स में। तो इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक डिफेक्शन का लॉ है हमारे देश में। कौन सा लॉ है? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना, शेड्यूल 10 में आता है। हम लोग हरियाणा में रहते हैं सारे, हमें पता होगा कि हरियाणा की गवर्नमेंट के अंदर मतलब एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, आया राम गया राम, ठीक है। पहले क्या होता था, जब हम आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कोई भी व्यक्ति कभी भी पार्टी छोड़ सकता था, ठीक है। तो क्या होता था कि कोई चुनाव जीत जाता था और फिर फटाफट अपनी पार्टी चेंज कर लेता था। तो ऐसे के अंदर क्या किया गया, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1985 के अंदर शेड्यूल 10 ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंटी डिफेक्शन, जिसके अंदर क्या था कि अगर आप एमएलए बन जाते हो, ठीक है, और अगर आप पार्टी छोड़ देते हो अपनी, जिसकी टिकट के ऊपर आप एमएलए बने हो, अगर आप वो पार्टी छोड़ देते हो तो आप एमएलए भी नहीं रहते हो, आपकी एमएलए की जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, वो भी चली जाती है, ठीक है ना।
तो ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में आया था। उसके बाद से ये जो पार्टी छोड़ना है ये कम हो गया था, ये खत्म हो गया था। ठीक है, अब क्या होता है, अब आपको पहले अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप पार्टी छोड़ सकते हो। मान लीजिए आप विधायक हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सीट छोड़ेंगे, उसके बाद आपको पार्टी छोड़ना है। तो यहाँ पर अब क्या चल रहा है, यहाँ पर ये लोग रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, और रिजाइन करने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब एमपीज या एमएलएज की खरीद फरोख्त। इससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में, वहां की सिस्टम खराब हो जाता है और डेमोक्रेसी इससे खत्म होती है, डेमोक्रेसी का इरोजन होता है। ठीक है, सर तो इस तरह की, बोलिए। हाँ सर, संदीप हियर। अगर सपोज कोई एमएलए रिजाइन करता है तो हाँ, जैसे बोलो। आपने हाँ, कहा कि पहले उसको पार्टी छोड़नी, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, तो ऐसे तो फिर सपोज अगर जैसे हरियाणा का हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर यहाँ के 20 एमएलए रिजाइन कर देते हैं, फिर उन जगहों पे दोबारा इलेक्शंस होते हैं, या मतलब वो सरकार कैसे कंटिन्यू करती है इन केसेस में? आप आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया और बिल्कुल सही सही समय पे उठाया है। आपको मालूम है हरियाणा के अंदर 10 मार्च यानी कि परसों को एक बड़ा दिन आने वाला है। बड़ा दिन क्या है, हमारे यहाँ पर जो सरकार बनी हुई है, हम एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आपका एग्जाम ही डिले ना हो जाए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि फार्म लॉज के चलते बहुत प्रेशर है इस कोalition गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत प्रेशर है। गवर्नमेंट पे, बीजेपी पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर किस पर है, जेजेपी पर, जिसने बाहर से उसको समर्थन दिया है। हमारे यहाँ पर 90 सीटें हैं, लेकिन भाजपा को मिली थी केवल 40, तो उसको 46 सीट्स चाहिए थी, उसको समर्थन मिला किसका, 10 सीट्स किसकी, जेजेपी की। लेकिन अभी जेजेपी के 6-7 विधायक ऐसे हैं जो पुल आउट कर चुके हैं कि भाई हम जो है, मतलब हम साथ में हैं आपके, लेकिन हम जो है मतलब हम फार्म लॉज का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो हमारे जो हुड्डा साहब हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये सरकार माइनॉरिटी में जा चुकी है, फ्लोर टेस्ट करवा लो। और कल परसों ही इसकी अप्रूवल भी मिल चुकी है कि हाँ भाई फ्लोर टेस्ट करवा लो। तो 10 मार्च को ऐसा हो सकता है कि केवल ये 40 लोग ही इनके फेवर में हो, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि बचे हुए 50 लोग जो हैं वो सारे के सारे एक तरह से किसानों के पीछे लगते जा रहे हैं। क्यों लगते जा रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी जमीन बचानी है। हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट है, तो वहां पर जो रिजाइन करने वाले हैं वो रिजाइन कर भी देंगे, तो भी आपको अपनी हाउस के अंदर मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाउस के अंदर मेजोरिटी आपकी 46 है, तो आपको ये 46 सीट्स जो है ये अपनी प्रूव करनी पड़ेंगी कि आपके पास ये 46 सीटें हैं या नहीं है। अगर नहीं होंगी वो सीटें, तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी, ये मैटर है। ओके संदीप, तो सर हमारे, ओके। ठीक है, हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि परसों हमारी विधानसभा में क्या होता है। अगर सरकार गिर गई तो नोटिफिकेशन भी एक तरह से कैंसिल मानना आप लोग, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कल की डेवलपमेंट्स हैं। हाँ, वैसे मेरे ख्याल में 90% तो सरकार जो है वो बच जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब हमारे कंसेप्ट जो है यहाँ पर ठीक होने चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। तो आप सामने वाली पार्टी के एमएलए को खरीद लेते हो, आप कहते हो सरकार गिरा, दोबारा चुनाव होगा, मेरी पार्टी की तरफ से जीतियो, मैं तेरे को मिनिस्टर बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा। राइट, मैटर क्लियर है, और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक न्यूज, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, डील बिटवीन फेसबुक एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर भी आप फेसबुक भी डाल सकते हो और गूगल भी डाल सकते हो, दोनों बड़ी कंपनियां हैं, महाविशालकाय कंपनियां हैं सोशल मीडिया की। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, प्रॉब्लम समझ लीजिए। आप लोग कई बार अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर कोई न्यूज शेयर करते हो, न्यूज शेयर करते हैं आप लोग, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको मैं इसी न्यूज के बारे में कहूं कि डील बिटवीन फेसबुक एंड ऑस्ट्रेलिया, तो आप क्या करते हैं, क्या आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इस न्यूज को चेक करते हैं,
हिंदुस्तान टाइम्स पर जाकर इसको चेक करते हैं, या आप इस वर्डिंग्स को गूगल पर लिख देते हैं? हम में से सभी लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं इस लाइन को, और हम लोग इसको गूगल के ऊपर टाइप कर देते हैं, और गूगल हमारे सामने क्या रख देता है, गूगल हमारे सामने वो न्यूज पूरी की पूरी एज इट इज रख देता है, और हम लोग उसको वहीं से, उस पेज को वहीं से देख लेते हैं, हम उसको वहीं से पढ़ लेते हैं, और हमारा काम जो है वो चल जाता है। अब इशू इसमें क्या है, इशू ये है कि क्लिक क्या किया आपने, क्लिक किया आपने गूगल, बेनिफिट किसको मिला, जिसको क्लिक किया है वही, उसी को तो बेनिफिट मिला, तो बेनिफिट किसको मिला, गूगल को। लेकिन न्यूज बनाई किसने, न्यूज के ऊपर रिसर्च किसने करी, न्यूज के ऊपर रिसर्च करी टाइम्स ऑफ, न्यूज के ऊपर रिसर्च किसने करी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने। ठीक है, यानी ये गूगल का पेज था, यहाँ पर आपने लिखा कि भाई फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आया स्टेटमेंट, यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का आया, यहाँ पर द हिंदू का आया, आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, आपका काम खत्म हो गया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। तो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया को उसकी मेहनत का फल मिला, क्या हिंदुस्तान टाइम्स को उसकी मेहनत का फल मिला? उनको उनकी मेहनत का तब फल मिलेगा जब आप उनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे, उनकी न्यूज के ऊपर क्लिक करोगे, लेकिन आपने तो ऐसा किया ही नहीं, आपने तो गूगल के ऊपर टाइप किया, गूगल से पढ़कर आप वापस चले गए। तो मेहनत किसकी, टाइम्स ऑफ इंडिया की, मेहनत किसकी, हिंदुस्तान टाइम्स की, पैसा कौन कमा रहा है, गूगल कमा रहा है, किसके दम पर, किसी और के दम पर। ठीक है ना, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट इज बीइंग फेस्ड, ये एक समस्या है, ये एक दिक्कत है। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम पहले एक लॉ लेकर आई, एक कोड लेकर आई। उन्होंने क्या कहा कि अब गूगल और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई भी न्यूज उन्होंने पब्लिश करनी है, कोई भी न्यूज का उन्होंने ब्यौरा देना है, तो उनको उस न्यूज वाली कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। They will have to pay money to those companies. उनको टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसा देना पड़ेगा, हिंदुस्तान टाइम्स को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। अब फेसबुक और गूगल इस चीज को ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, फेसबुक का स्टेटमेंट आया कि भाई ठीक है, आप अपनी मर्जी चला लो, हम तो आज के बाद अपने फेसबुक के ऊपर किसी न्यूज को ही नहीं डालेंगे। कोई बंदा कोई न्यूज सर्च करेगा, कोई डालने की कोशिश करेगा, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी न्यूज को डाला नहीं जा सकेगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर न्यूज तो हम लोग पढ़ते ही इसके ऊपर है। ये बात सही है कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया को क्लिक नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो सच है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की जो न्यूज इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, इतनी लोगों तक पहुंच रही है, वो फेसबुक और गूगल के माध्यम से ही पहुंच रही है, उसी के तरीके से वो पहुंच रही है। तो ये भी नुकसान हो गया। तो फिर गवर्नमेंट जो है उसने कुछ बीच बचाव करा, और फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की और फेसबुक की एक आपस में बात हुई, और दोनों के अंदर ये हुआ कि चलो हम ये वाला जो हमारा सर्कुलेशन है, ये जो हमने कोड, ये जो हमने कानून बनाने की कोशिश करी है, हम इसको वापस लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल के लिए हम इसको वापस लेते हैं, तब तक क्या कर लो, आप क्या करो, फेसबुक गूगल जो है, आप न्यूज कंपनीज के साथ कोई पर्सनल एग्रीमेंट कर लो, कुछ पर्सनली आप इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ पैसे का कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लो कि ये कंपनियां भी फायदे में रहें, आप भी फायदे में रहो। कि क्योंकि अगर आप ये काम कर लेते हो, अगर आप इन न्यूज कंपनीज के साथ टाई अप कर लेते हो, तो फिर हमारे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग जो भी लॉ लेकर आएंगे वो बहुत रिलैक्सिंग सा होगा, आपको ज्यादा उसमें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये मैटर था पूरा का पूरा। अब ऐसी प्रॉब्लम्स तो इंडिया में भी हैं, वर्ल्ड ओवर हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह की कोई डील होती है तो बाकी जगह पर भी उसका रेपरकशंस, उसकी जो है वो रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पता है बड़ी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब FB हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये किसी एक सरकार के संभल नहीं सकती, किसी एक सरकार के संभल नहीं सकती। ये बहुत बड़ी हो गई, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। ये अकेले दम पर किसी को भी चुनाव जितवा सकती हैं, किसी को भी चुनाव हरवा सकती हैं। ऐसा तक कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया ही था जिसने
2016 के अंदर ट्रंप को चुनाव जितवा दिया था। ये सोशल मीडिया ही था जिसने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करवा दिया था, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया ही है जो ब्राजील के अंदर, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कई बार सरकार के फेवर में इतना ज्यादा चला जाता है, ठीक है। हमारी कंट्री में भी ऐसे कुछ इल्जाम लगते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो सामने आती है, राइट। कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, ब्लो टू पीएम ओली। अब ये क्या न्यूज है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। जैसे अभी हमने पुडुचेरी की सरकार के बारे में पढ़ा कि भाई वहां पर सरकार गिर गई, ये हो गया वो हो गया, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। देखो नेपाल के अंदर क्या हुआ था, 2015 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान आया था कि वहां पर सरकारें कैसे बनेंगी। नेपाल जो है एक ऐसी मतलब जगह है, एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत लंबे टाइम तक तो राजशाही रही। राजशाही का मतलब कि राजा का रूल रहा। फिर राजा ने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की लोगों के प्रेशर में आकर। 2006 में 1990 में ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे नेपाल जो है वो राजशाही से खत्म हो गया और फिर वो हमारी तरह एक रिपब्लिक हो गया, ठीक है। मतलब अब वहां पर राजा का शासन नहीं रहा और डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी। बहुत बार उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की गई। 2015 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। वो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वो ठीक ठाक चल रहा था, नेपाल के अंदर वो चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेपाल के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, तो किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। तो दो बड़ी पार्टियां हैं नेपाल के अंदर। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट कम्युनिस्ट, ठीक है, ज्यादा मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, वैसी समझ लो। और दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल विद माओइस्ट, ठीक है, माओइस्ट, ठीक है। एक है मार्क्सिस्ट, दूसरी है माओइस्ट। तो जो मार्क्सिस्ट पार्टी है सीपीआई, उसके अध्यक्ष थे केपी ओली, नाम याद रखना, केपी शर्मा ओली, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी थी उसके जो अध्यक्ष हैं मार्क्सिस्ट के, उसके अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंडा, ठीक है। तो अब हम इनको कहेंगे ओली और प्रचंडा, ये दो नाम लगा लो आप। तो अब इन लोगों को क्या लगा, ये अलग अलग पार्टियों के थे, इनकी विचारधारा भी अलग अलग थी। तो इन्होंने कहा भाई देश हित में, एक तो देश हित भी हो जाएगा, एक अपना हित भी हो जाएगा। इन्होंने मिलकर एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा एनसीपी, ठीक है। इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा एनसीपी, ठीक है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट, इसका नाम आप लिख सकते हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ओली की पार्टी और प्रचंडा की पार्टी ने मिलकर ये पार्टी बनाई। उसने चुनाव लड़ा और वो सीटें जीत गई 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ वो नेपाल की सत्ता के ऊपर काबिज हो गई। तो ओली और प्रचंडा के अंदर जो डील हुई वो ये हुई कि 2.5 साल ओली प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल जो है वो प्रचंडा प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि ओली और प्रचंडा के बीच में ना मतलब तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा था। और ओली जो है वो एक डिक्टेटर टाइप की छवि वाले लग रहे थे, ठीक है, वो थोड़े अथॉरिटेरियन लग रहे थे। उनकी किसी से बन भी नहीं रही थी। अच्छा, उनकी भारत से भी नहीं बनती थी, उनकी बनती थी सिर्फ चाइना से। इंडिया से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। लास्ट ईयर जो है अगर आपको याद हो तो नेपाल की असेंबली ने 3 हिस्से, लिपुदेरा, लिपुलेख और ऐसे करके एक काला पानी करके जगह जो है वो हमारे मतलब इंडिया की थी, उन्होंने बिल पास करके उसको नेपाल की बाउंड्री में एंटर करवा लिया था, मतलब नेपाल की बाउंड्री में इंक्लूड करा। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स जो है हमारी केपी शर्मा ओली के साथ चल रही थी, ठीक है। तो केपी शर्मा ओली ने क्या किया, जब 2.5 साल खत्म होने का टाइम आया और सामने वाली पार्टी की सरकार बनती हुई दिखी, प्रचंडा प्रधानमंत्री, जब उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाना था, उन्होंने जैसे वहां की लोकसभा लगा लो आप, उन्होंने वहां की सरकार गिरा दी, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार जो है वो गिरा दी। और इसमें इस गलत काम में उनका साथ दिया वहां की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी ने,
इन दोनों ने मिलकर सरकार गिरा दी और ओली का कहना था कि भाई दोबारा चुनाव करवाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से लोगों के साथ विश्वासघात हुआ, ये लोगों के साथ गलत हुआ। तो ये मैटर पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा मैटर स्टडी करा और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके से सरकार गिराने का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको अपनी जो असेंबली है उसको रीइंस्टेट करना है, आपको उस असेंबली में बैठना है। प्रधानमंत्री ओली जी हैं, वो जाकर वहां बैठेंगे, उसकी सदन की कार्रवाई करेंगे और ये जो आपने अपनी मर्जी से अपनी सरकार को गिरा दिया है और दोबारा चुनाव की मांग की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता। वो इस बात की इजाजत देता है कि हंग पार्लियामेंट हो तब क्या करना है, ठीक है, या फिर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई तब क्या करना है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी के साथ आप बैठे हुए हो, तब क्या करना है, तब सरकार गिरेगी, ऐसा कोई भी मेंशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसलिए आप जाइए वापस अपनी असेंबली में बैठिए और सरकार को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन आवर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को इस न्यूज के अंदर कोई डाउट है? नो सर। बोलिए। यस सर। Okay. सर डेमोक्रेट, वैसे तो नेपाल डेमोक्रेटिक बन गया है, तो उन्होंने पार्टी का नाम नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी क्यों रखा हुआ है? ये आपका सवाल अच्छा है, ठीक है ना, उन्होंने ऐसा क्यों रखा हुआ है? ये एक मेंटालिटी है, मतलब कम्युनिज्म जो है वो एक सोच है। तो ये जो पार्टियां बनी हुई हैं उनकी एक विचारधारा है। नेपाल की जो पार्टी हैं वो लेफ्टिस्ट विचारधारा की हैं। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पार्टी तो हमारे देश में भी है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं लड़ती है? क्या वो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है? वो होती है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की एक सोच है, हम लोगों की एक थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस इस तरफ इशारा कर रही है, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, वहां का सर मेरे को भी थोड़ी कंफ्यूजन है फिलहाल नेपाल में, जो अभी क्या करंट स्टेटस है कि वहां की सरकार अब गिर चुकी है टोटली, या मतलब अभी इसका दोबारा मतलब क्या होने वाला है, या मतलब क्या हो चुका है? थोड़ा मेरे को इस चीज में थोड़ा डाउट है। वहां पर क्या होने वाला है ये अभी वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ये है कि वहां पर जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। मैं आपको हिंदुस्तान के माध्यम से इसको समझा देता हूँ कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो, मोदी जो है वो पीएम है, और भाजपा के पास 200 सीटें हों और 150 सीटें उसको बाहर से मिली हों, टोटल सीटें हों 350, तो वो सरकार में थे। तो मोदी जी ने कहा कि मैं सरकार गिरा रहा हूँ, मतलब मैं प्रधानमंत्री अब नहीं हूँ और मैं सरकार गिरा रहा हूँ, अब नए चुनाव करवाए जाएं, नए इलेक्शंस, नए चुनाव जो हैं वो करवाए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि ऐसा है मोदी जी, जाकर चुपचाप लोकसभा के अंदर बैठ जाइए, आपके पास 200 सीटें हैं, आपके कोalition के पास 150 सीटें हैं, आपके पास 350 सीटें हैं, आप सरकार नहीं गिरा सकते हैं, आपको सरकार चलानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप अल्पमत में चले जाएंगे तब फिर हम तब की तब देखेंगे कि क्या करना है। अभी आपको पार्लियामेंट में जाकर उसको सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, अभी आप इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये मैटर था। ओके सर, थोड़ा क्लियर हुआ मुझे। राइट, ठीक है, मैटर क्लियर है आपको? राइट सर। राइट, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है वैक्सीन डिप्लोमेसी का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर इस टॉपिक को। ठीक है, कोरोना आया पूरी दुनिया के अंदर और ऐसे में कोरोना की वैक्सीन आई। ठीक है, हमारे देश में वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियां, एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरी है भारत बायोटेक। ठीक है, पहली बात ये कि डेवलप किसने करी वैक्सीन? SII की वैक्सीन डेवलप की थी एक कंपनी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड जेनेका।
ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है, ये यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की। उन्होंने ये दवाई बनाई, डेवलप की, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने करी? SII ने, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा है? कोविडशील्ड। और दूसरी तरफ है भारत बायोटेक, उसकी वैक्सीन है, उसका नाम क्या है? कोवैक्सिन, ठीक है ना। तो इस तरह की ये दो दवाइयां हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं। अब हुआ क्या था, मतलब बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि जब ऑक्सफोर्ड ने ये दवाई बनाई तो इसके ट्रायल्स होने थे, क्लिनिकल ट्रायल्स होने थे, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता, लेकिन तब भी SII ने इस दवाई की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू कर दी। इसने कहा कि भाई मेरे पैसे खर्च होंगे, अगर कल को ये दवाई फेल हो जाती है नुकसान मेरा होगा, लेकिन दुनिया के हेल्थ के प्रति SII का चेयरमैन है अदर पूनावाला, मतलब वी ऑल आर इंडेप्टेड टू दैट मैन। तो उसने कहा कि भाई दुनिया के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं, मेरा नुकसान होता है हो जाए। अभी ट्रायल्स पूरे नहीं हुए थे, उसने बहुत सारी दवाइयां बनाकर रख ली। तो जैसे ही ट्रायल्स पूरे हुए, मार्केट के अंदर ये दोनों दवाइयां आ गई, कोविडशील्ड और कोवैक्सिन, ये दोनों दवाइयां आ गई। तो भारत के पास पूरा का पूरा स्टॉक भरकर हो गया इन दवाइयों का। तो ऐसे में जो बड़े बड़े देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन, जो बड़े बड़े देश हैं, उनकी कोशिश ये थी कि जितनी दवाइयां बन रही हैं फटाफट हमारे पास आ जाए, हमारे कब्जे में आ जाए, हम अपनी पॉपुलेशन को सबसे पहले दवाई लगाएं, और जो बची हुई है वो मोटे मोटे रेट के अंदर हम अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऐसी कंट्रीज को बेचना शुरू कर देंगे। उन्होंने दुनिया की हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि हम सब मिलकर, एक प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हम लोग मिलकर निकालें। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने यहाँ तक कि ऐसा है कि जितनी उनकी पॉपुलेशन है उससे 10-10, 11-11 गुना ज्यादा का ऑर्डर दे डाला कि भाई हमारे को दवाइयां चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का एक गलत माहौल जो है पूरी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज ने शो करा। ऐसा दिखाया गया कि जहां पर यूके के अंदर लाखों लोगों को, यूएस के अंदर लाखों लोगों को दवाई, वैक्सीन लग चुकी थी, वहां पूरे अफ्रीका के अंदर केवल 25 डोज गई थी, केवल 25 लोगों की दवाई वहां पहुंच पाई थी। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, ये बहुत गलत था, इनह्यूमैनिटेरियन था। लेकिन ऐसे में दुनिया का लीडर निकल कर आया केवल एक देश, उस देश का नाम है भारत। तो भारत ने पूरी दुनिया के सारे गरीब देशों को कहा कि भाई जिसको दवाई चाहिए मेरे पास अवेलेबल है। किसी को 1 लाख डोज, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख। कनाडा हो, ब्राजील हो, यूके हो, हमारे पड़ोसी देश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, क्या बोलते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जिसको भी चाहिए दवाई उसको भारत ने 1 लाख बनी 1 लाख भिजवाई, 2 लाख बनी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भिजवा सकते थे भिजवाई। एक पैटर्न बनाया कि अपने देश में इतनी वैक्सीनेशन डेली होनी चाहिए, वो भी चल रही है, और बचे हुए देशों को इतनी चाहिए, वो भी होनी। तो जहां पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने आप को डेवलप्ड मानते हैं, लीडर मानते हैं, वो जहां पर बिल्कुल सेल्फिश हो गए, वहां एक देश का निजात लेकर आया, सॉल्यूशन लेकर आया, वो था इंडिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया जो है, इनफैक्ट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत तारीफ की, WHO ने भारत की बहुत तारीफ की, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो वैक्सीन हैं उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, उसकी क्वालिटी नंबर 1 है, ठीक है ना, ऐसा WHO ने कहा है। जबकि कई बार चाइना के बारे में यह है कि चाइना की दवाई जो है लोगों ने वापस करवा दी, कंट्रीज ने वापस करवा दी, इसको वापस ले जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुई उसका डेटा ही पता नहीं है, चाइना डेटा ही दिखाता नहीं है कि ट्रायल हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, चाइना इसके बारे में बताता ही नहीं है। तो चाइना की जो दवाई है, और कई जगह पर यह भी आया कि चाइना नमक के घोल वाला पानी जो है लोगों को इंजेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, वो ऑथेंटिकेटेड नहीं था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये वर्ल्ड ओवर आनी शुरू हुई। कल परसों की भी न्यूज आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने ऑक्सफोर्ड की एक खेप जो है, मतलब 10 लाख वैक्सीन की जो खेप जानी थी ऑस्ट्रेलिया, उसको रोक दिया। तो वो आपस में वैक्सीन के लिए लड़ रहे हैं, और इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो अपनी कंट्री के लोगों को भी वैक्सीन दे रहा है, और दुनिया भर को ये कह रहा है कि भाई जिसको चाहिए मेरे से आकर ले जाओ। इनफैक्ट इंडिया ने पाकिस्तान को भी कहा था कि अगर मांगेंगे तो हम इनको दवाई दे देंगे। तो पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया था कि देखो, ना तो आपको देते हुए अच्छा लगेगा, ना हमें मांगते हुए अच्छा लगेगा, हम अपना इलाज खुद कर लेंगे,
देखते हैं कि कहाँ से दवाई मंगवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का इशू जो है वो चल रहा है वर्ल्ड ओवर, ठीक है, एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न्ड इन इंडिया, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट? ओके, आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और कल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट विद एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके Okay, sir. ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।